अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सम्राट चौधरी बिहार में नए लोकतांत्रिक सम्राट बनाए गए हैं, यानी अब वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल सुबह 11 बजे उनकी शपथ होने जा रही है और सम्राट चौधरी रिप्लेस किसको कर रहे हैं? भारत की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक नीतीश कुमार को। अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, जिनको ये गलतफहमी है कि राजनीति में पद, पोजीशन और कद काबिलियत से मिलता है, वो कृपया अपने अपने विचारों में आंशिक और बड़ा परिवर्तन कर लें। राजनीति में आपको हर बार किस काबिलियत से ही सब चीज़ें नहीं मिलती। किस्मत और समीकरण बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किस्मत आपके साथ नहीं, आप कितने भी काबिल हों, समीकरण आपके साथ नहीं है, आप कितने भी योग्य उम्मीदवार हों, राजनीति में आप बहुत किनारे लग जाएंगे। ऐसे है कि आप अप्रासंगिक महसूस करेंगे। लेकिन अगर किस्मत साथ है और समीकरण सही है और वक्त सही आ गया तो एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। पहले आपको नीतीश कुमार के बारे में बता दें, फिर सम्राट चौधरी पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार भारत की राजनीति के ऐसे शलाका पुरुष हैं, ऐसे दिग्गज व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक या दो बार नहीं, 10-10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और बहनों भाइयों, 21 साल तक लगातार, बस जीतन मांझी वाला मसला काट दीजिए, 21 साल बिहार के मुख्यमंत्री। जिस राज्य की हर गली में 2 नेता 3 माफिया रहते हों, उस राज्य में राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बने रहना, लीड करना और बिना बहुमत में आए हर बार मुख्यमंत्री होना, यह नीतीश कुमार की असाधारण राजनीतिक क्षमता का परिचायक है। सब कोई हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार सब कोई नहीं हो सकता। उनकी राजनीति की आप आलोचना कर सकते हैं, उनके तरीके की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर उभरे हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आज उनका रिप्लेसमेंट आ गया, लेकिन नीतीश कुमार ने भारत की राजनीति में जो कद हासिल किया है, वैसा कद बिरले ही नेताओं को हासिल हुआ है। मैं नीतीश कुमार का कोई फैन नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो उपलब्धियां हैं वो उनको एक असाधारण समाजवादी नेता बनाती हैं। समाजवाद की कोख से जन्मा ये नेता भारत की राजनीति में आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि दिल्ली का कंट्रोल आज भी नीतीश कुमार के हाथ में है। भले ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया हो, दिल्ली जा रहे हो, लेकिन दिल्ली की हुकूमत पर आज भी नीतीश कुमार का दबदबा है। कोई जुबान से दबदबा बनाता है, कोई अपनी पर्सनालिटी से बनाता है। नीतीश कुमार ने पर्सनालिटी से दबदबा बनाया है। 21 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री। बहनों भाइयों, जहां का राजनीतिक, सामाजिक समीकरण, भौगोलिक परिस्थितियां, गरीबी, गुंडागर्दी, माफियागिरी, पलायन, क्या कुछ नहीं है बिहार के भीतर। लेकिन अगर एक कोई सर्वमान्य सत्य राजनीति में है तो नीतीश कुमार। मैं उनका कोई विदाई गीत नहीं गा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि बिहार ने किस तरह के नेता को अपने यहां बिठा के रखा था। और उनका रिप्लेसमेंट अब कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बीजेपी के कैडर के नेता नहीं है। पहले तो यह गलतफहमी बीजेपी के लोग निकाल दें। वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, लालू यादव के सबसे खास लोगों में से एक। और शकुनी चौधरी वो हैं जिन्होंने एक बार प्रधानमंत्री को मन से गालियां दी थी, मारने की धमकियां दी थी। बाद में समता पार्टी से छोड़ते हुए राष्ट्रीय जनता दल होते हुए लालू यादव ने सम्राट चौधरी को बढ़ाया, और वहां से फिर नीतीश कुमार और फिर उनकी कैबिनेट में मंत्री और फिर बीजेपी के उपाध्यक्ष, सिलसिला चलता रहा। और बहनों भाइयों, वो सिलसिला चलते चलते आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर आज कोई सदमे में है तो मैं उसका भी नाम लेना चाहता हूं, प्रशांत किशोर।
उनका पूरा बिहार का चुनावी कैंपेन सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द था। सम्राट चौधरी को कलंकित करने और उनकी राजनीति को खत्म करने का जो अभियान प्रशांत किशोर का था, बीजेपी ने आज उसका जवाब दिया है। हाथ पकड़कर उसी आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जिसके खिलाफ प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में कैंपेन की थी, जिसे नरसंहार का आरोपी, गलत उम्र का बताना, गलत एफिडेविट देना, गलत तथ्य, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना, क्या क्या आरोप इनके ऊपर नहीं थे। लेकिन आज प्रशांत किशोर को सबक मिल गया होगा, राजनीति में 2+2 4 नहीं होता। आप मॉरली करेक्ट हो सकते हैं, नैतिक रूप से आप सही हो सकते हैं, पर पॉलिटिकली करेक्ट जो होता है सत्ता पर वही बैठता है। तो बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि आरोपों के जरिए वो अपनी राजनीति के तरीकों में कोई बदलाव नहीं लाएगी। सम्राट चौधरी को सारे लोगों को हतप्रभ करते हुए पूरे अपोजिशन की चुनावी कैंपेन को रद्द करते हुए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को नेता विधानमंडल दल यानी मुख्यमंत्री के लिए चुना है। अब वो बिहार की किस्मत है, अब वो बिहार का भविष्य तय करेंगे, अब वो बिहारियों की किस्मत की कहानियां लिखेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को रिप्लेस किया है, एक असाधारण नेता को रिप्लेस किया है। सम्राट चौधरी से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो एक गठबंधन की सरकार का नेतृत्व करेंगे जहां पर जनता दल यूनाइटेड भी उनकी हिस्सेदार होगी। अपोजिशन बिहार में लगभग मृतप्राय है, मतलब आईसीसीयू में भर्ती है, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है। कोई विरोध की हैसियत में वहां कोई नेता है नहीं। तेजस्वी यादव वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए बिहार की राजनीति में जो दूसरे राज्यों में अपोजिशन के नेताओं ने की। तेजस्वी यादव एक फेल्ड लीडर के तौर पर साबित हुए। एक बार भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए, न लोकसभा के चुनावों में और न विधानसभा के चुनाव में। लालू यादव की राजनीतिक विरासत को गर्त की तरफ ले जा रहे हैं तेजस्वी यादव। और अब सम्राट चौधरी के उदय यानी ओबीसी क्लास के उदय का एक वक्त है। यादव कम्युनिटी को कुशवाहा कम्युनिटी से रिप्लेस करके एक संदेश दिया है बीजेपी ने, यानी अब मौर्य और कुशवाहों का राज बिहार के भीतर अग्रिम पंक्ति में शुरू होगा। उस ओबीसी वोट बैंक पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कंट्रोल साबित करने की कोशिश की है, जिसके दम पर लालू यादव और नीतीश कुमार अब तक बिहार की राजनीति में हुकूमत करते हुए आए। क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार की विरासत को अपने भीतर समाहित कर पाएगी और लालू यादव के लिए इस तरह की चुनौतियां खड़ी रहेंगी? सवाल नंबर 1। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य किस ओर जा रहा है? सवाल नंबर 2। नीतीश कुमार का क्या होगा? सवाल नंबर 3। अब तक जिनका सरकार पर कंट्रोल था, अब वो सरकार में सेकेंडरी पोजीशन पे होंगे, तो वो क्या करेंगे? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5, क्या विपक्ष वहां पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की पार्टी को चुनौती पेश कर पाएगा या मृतप्राय ही बना रहेगा? आज चर्चा इसी विषय की। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया, कैसे सरकार चलाया जाता, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। 2047 में भारत विकसित हो, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। काम भी देखा होगा, गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध इतना बढ़ गया कि अपराधी जो है दंगा नाच कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए। अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, और कोई सदमे में हो ना हो, लेकिन प्रशांत किशोर को सदमा बड़ा लगा है।
तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनकी पार्टी ने आज मुख्यमंत्री अपना बनवा लिया। डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, हमारे साथ नई दिल्ली से मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, और पटना से अभी दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो भाई हीरो वाजपेयी जी, आपको बहुत बधाई कि पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही। आखिर क्या कमी रह गई थी नीतीश कुमार की मेहनत में, उनकी तपस्या में? ऐसा क्या रह गया था कि उन्हें रिप्लेस किया गया सम्राट चौधरी से? देखिए ब्रजेश जी, ना किसी को रिप्लेस किया गया ना कुछ। एक सरकार एनडीए की चली आ रही थी। नीतीश कुमार जी ने एक अपना स्वर्णिम काल जो था वो आगे चलाने के लिए भाजपा के सम्राट चौधरी को सौंपा है, और बिहार की तरक्की अब आगे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार करेगी। और मुझे लगता है इसे एक तरह से देखा जाना चाहिए कि एक चलती हुई बढ़िया बेहतर व्यवस्था को किसी बेहतर हाथ में सौंपा गया है। मुझे लगता है इसको पॉजिटिव नजरिए से देखा जाना चाहिए। इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार हटे हैं और सम्राट चौधरी बने हैं। ये मानिए कि उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी के साथ है, और उनके आशीर्वाद, उनके दिशा निर्देश, उनके तमाम मार्गदर्शन में आगे एनडीए की सरकार चलेगी बिहार में, और विकास के पथ पर अग्रसर रहेगी। जिस तरीके का आप दस्तूरी बयान पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, अब तो मुझे पक्का यकीन है और कौशिक जी को भी पक्का यकीन है कि नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के उतारा गया है। ब्रजेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप भी जानते हैं इस तरह की व्यवस्था राजनीति में नहीं होती, और एनडीए की किसी भी सरकार में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जब पूरा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया, मोदी और नीतीश के नाम पे लड़ा गया, और ये कहा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, यही शासन चलाएंगे, उनके नाम पर आपने चुनाव लड़ा और कुछ ही महीने में उनको रिप्लेस कर दिया। ये जनादेश के साथ अन्याय है या नहीं सर? नहीं, मुझे नहीं लगता। जनादेश एनडीए को मिला था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार जी से कोई, इतने बड़े लीडर से कोई क्या जबरदस्ती इस्तीफा ले सकता है? क्या उनकी सारी सहमतियों के साथ ये नई सरकार का गठन हुआ है। हाँ, कुछ लोगों को बहुत अजब सा लग रहा है, कुछ लोगों को विरोधाभास लग रहा है, विपक्ष से ये बातें पच नहीं पा रही, और कई लोगों को ये केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। तो बहुत से लोग जो नहीं समझ पा रहे एनडीए को, वही परेशान है। सर बहुत से लोग क्या, कोई नहीं समझता सर। जब इस देश में उपराष्ट्रपति का 6 मिनट में इस्तीफा हो जाता है, लोगों को नहीं पता, तो नीतीश कुमार का कितने मिनट लगेंगे सर? ब्रजेश जी, मुझे लगता है आप इसी तरह डिबेट करते रहेंगे, तमाम चीजें सामने आएंगी। तो अब बताइए कि इनके ऊपर इल्जामात बहुत ज्यादा थे, आपने जन भावना का सम्मान नहीं किया। देखिए, जनता जनार्दन है, और जिसको जनता ने चुना है वो जन भावना के अनुसार ही वो वहां पर विधानसभा के अंदर विधानसभा का सम्मानित सदस्य है, और विधानसभा के सम्मानित सदस्य को मुख्यमंत्री की शपथ लेने से कोई जनभावना नहीं रोकती है। तो नीतीश कुमार के लिए आपके पास दिल्ली में क्या है? नहीं, मैं तो ये बता नहीं सकता। मैं बहुत छोटा सा प्रवक्ता हूं उत्तर प्रदेश का। नीतीश कुमार जी का कद इतना बड़ा है, और एनडीए के अंदर उस बड़े कद के साथ वो जहां होंगे वो सरकारें ऊपर तय करेंगी, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नीतीश कुमार जी उसमें खुद सम्मिलित होंगे। वो भविष्य में क्या होगा वो भी हम लोग बैठेंगे और इस डिबेट में वो चीजें सामने आएंगी। पर कम से कम 5 जो टॉप मंत्रालय, उनमें से एक तो नीतीश कुमार के पास होना ही चाहिए, जितना बड़ा कद है। आप तो सहमत होंगे मेरी बात से। ब्रजेश जी, आपकी आशा के अनुरूप तमाम चीजें होंगी। मुझे लगता है कई बार आपने बहुत लोगों को बहुत कुछ कहा और वही मिल गया। मुझे लगता है एनडीए की सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, आपका शो देखती है, कई बार आपकी सलाहें मानती भी है। तो सर मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि राजनीति में काबिलियत से कुछ नहीं मिलता सर, किस्मत से मिलता है। ये बात भी सुनवा दीजिए डिबेट में सर। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो सच बात है। अंग्रेजी का एक फ्रेज है, यू नेवर चूज योर डेस्टिनी, डेस्टिनी चूजेज यू। भाग्य आपको चुनता है, आप भाग्य को नहीं चुनते। और ये सब पर लागू होता है, हम पर, आप पर,
और जितने बड़े लोग बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर, सब पे ये लागू होता है। तो आप ये मानते हैं कि भाग्य ने तमाम लोग सम्राट चौधरी यात्रा को में चुन आपके लिया? साथ पत्रकारिता करके निकले होंगे, कहां पहुंचे? आप भाग्यशाली हैं ब्रजेश जी, जो हम लोगों को डिबेट में बुला के रगड़ते हैं। सर तो मैं मानूं कि भाग्य ने चुना या बीजेपी ने चुना सम्राट चौधरी को? देखिए, मुझे लगता है कि सब चीजें मिलकर ही किसी को सिंहासन तक पहुंचाती हैं, और मुझे लगता है सारे फैक्टर काम करते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर है जनता। हमारे साथ जनता है, जनमत है हमारे साथ, उस जनमत के साथ हम वहां सरकार में हैं। बहुत शुक्रिया हीरो वाजपेयी जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। आपने बड़ी बहादुरी से सभी सवालों का सामना करते हैं, इनकी ये काबिलियत है। बहुत शुक्रिया। मैं के त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ। त्रिपाठी जी, आज आपको बधाई दें या फिर शोक व्यक्त करें? देखिए, बधाई नहीं, देश के दुख प्रकट करें। समाजवादी, प्रखर समाजवादी, जिन्होंने अपने जीवन में समाजवाद को आचरण में जिया है, वो किताबों वाली या और इस तरीके का समाजवाद नहीं रहा कि उनकी वाणी और उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर रहा हो। तो माननीय नीतीश कुमार के जाने से दुख सबको हुआ है, क्योंकि बिहार की 13 करोड़ की जनता में जो विश्वास उन्होंने जगाया 2005 से लेकर 2025 तक जो उनका कार्यकाल रहा, 2026 में भी कुछ कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को हम भुला नहीं सकते। जहां बिहार खड़ा था उससे बिहार आज 100 गुना आगे पहुंच चुका है, और उसमें सबसे बड़ी जो स्थिरता थी, वो स्थिरता लाना, विकास होना, और उसके साथ ही साथ जो जंगल राज था उसका समापन करना, ये माननीय नीतीश कुमार ने एक बड़े संघर्ष के बाद निकाला। खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो माई समीकरण वहां बहुत सख्त था। मुझे याद है कि मैं जब पहला चुनाव समता पार्टी के लड़ने के लिए गया था तो बिहार में 7 ही सीट हमारी जीती थी, और उसमें जब मैं 6 बजे के बाद जैसे चलता था तो एसपी ने मुझको चेंज किया, कहा ये बिहार है, यहाँ 6 बजे के बाद आप दिखाई मत पड़िएगा। वो दिन मुझे आज भी सालता है, कोसता है कि एक बिहार वो था। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ा? देखिए, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री, तो ये तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? लोकतंत्र तांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो भी निर्णय एनडीए ने लिया। कहां से जुमला सीख के आओ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत? नहीं, व्हाट इज दिस? नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो है भाई 25 में चुनाव हुआ, और देखिए, कह दो, अगर ये बात आप कह दो तो मैं अपना सवाल वापस ले लूं। एक सवाल सुन लो सर, सवाल मैं अपना सवाल वापस ले लूंगा अगर इस सवाल का जवाब दे दो। क्या बिहार का विधानसभा का 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल 100% लड़ा गया था। तो ये तो चीटिंग हुई सर। देखिए परिस्थितियां ऐसी चीटिंग हुई। देखिए ब्रजेश जी, परिस्थितियां ऐसी आई कि हमको एनडीए को भी छोड़ना पड़ा। परिस्थितियां ऐसी आई हमको आरजेडी के साथ भी जाना पड़ा। तो हमने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिया है माननीय नीतीश कुमार ने, उसको सर्वोपरि रखा। 13 करोड़ की जनता की हित Why he resigned? अभी तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? भाई मैं कह तो रहा हूं, बिहार की जनता के हित में निर्णय लिया क्या गया। मतलब सम्राट चौधरी हित हैं बिहार ने उनको चुना था, और अगर उन्होंने किसी को दिया है उसके लिए कि भाई अब एनडीए का जो फैसला होगा, क्योंकि हम तो घटक दल है। पर चेहरा तो नीतीश कुमार, लोगों को क्या कहा गया था? आम बिहारियों को क्या कहा गया था? देखिए सही बताना। बिहार की देखिए क्या कहा गया था, बोलो। स्वाभाविक है, क्या कहा गया था? स्वाभाविक है ब्रजेश, सुनो, लाइव सुन रहे हैं, बोलो आप। वहां की जनता में क्या कहा गया था? स्वाभाविक आक्रोश होना है कि आपने इनको चेहरा बनाया था आप, लेकिन एक जो एनडीए का गठबंधन का एक फैसला होता है, एक धर्म होता है, और इस गठबंधन में जब हम 43 सीटों पर थे, 2 दिन माननीय नीतीश कुमार ने वोट नहीं लिया। ब्रजेश जी आपके चैनल अगर एक बात बताओ, और उसके एक सवाल और ले लो, सुन लीजिए। अगर नीतीश, अगर सुन लो, एनडीए ने एनडीए ने मुख्यमंत्री का वोट दिलाया। मजा तब आता है जब क्वेश्चन आंसर होता है। अगर नीतीश कुमार 2025 में एनडीए का चेहरा नहीं होते बिहार में, तो देखिए क्या तभी तो जीत जाती बीजेपी। ब्रजेश जी क्या होते क्या नहीं, बीजेपी 92 सीट जीत के आई वहां पे, 98 पे लड़ा, 92 पे जीत। ब्रजेश जी मैं तो आपके चैनल से उस दिन भी कहा था कि आपको कोई क्रेडिट नहीं है सर, आप फालतू में नेता बन रहे हो सर। नहीं 80 सीटें जीत के आएंगे। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगर बीजेपी
ज्यादा सीटें लड़ती, 120 सीटें लड़ती, 110 जीत के आती। नहीं ब्रजेश जी, आप बिहार की राजनीति में अब साइडलाइन हो गए हैं सर। नहीं ब्रजेश जी, हम बिल्कुल साइड अब लाइन नहीं है। आपके लिए शोकगीत लिखने का वक्त ब्रजेश है। जी, जब 43 सीटें आई थी, शोकगीत का वक्त है। देखिए ब्रजेश जी, जब 43 दिल्ली में सीटें, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ब्रजेश जी, जब 43 सीटें आई तब भी आपने कहा था साइड लाइन हो गए त्रिपाठी जी। तीसरे नंबर की पार्टी आप बन चुके हैं। आज तो हाथ मैं पकड़ तीसरे के- नंबर की पार्टी आज तो नहीं हाथ बना। पकड़ के तब भी हम वहां के मुख्यमंत्री बने रहे। ओके, 5 तो साल उसको चलाया। दिल्ली में कुछ है या और फिर? बिहार की जनता को हमने स्थिरता दी, एक सवाल सुशासन और, दिया, एक सवाल और, सुशासन दिया, एक स्थिरता सवाल दिया। और ले लो। ऐसा नहीं बिहार को हमने नहीं बनाया। एक सवाल एक मॉडल दिया, नीतीश कुमार का मॉडल, वो भी पूरा देश दिल्ली में लागू कुछ किया है गया इनके माननीय लिए या प्रधानमंत्री खाली जी। पीली ऐसे ही राज्यसभा से? राज्यसभा मतलब दिल्ली में कुछ है नीतीश कुमार के लिए या खाली पीली देखिए, अभी सिर्फ आपने राज्यसभा? इंट्रो में कहा है नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक रहेंगे, भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। मेरे पास अगर कोई अवार्ड हो तो मैं पटना जाके उनको देने को तो तैयार आपने हूं। तो पहले इंट्रो में कह दिया भाई, आज भी अगर सत्ता की डोर Thank है you, तो sir. माननीय नीतीश कुमार के हाथ में है, ऐसा मत कहिए। ऑलराइट, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति की नब्ज को भी समझते हैं। कौशिक जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो फाइनली नीतीश कुमार की विदाई हुई और रिप्लेसमेंट में सम्राट चौधरी बिहार को मिले हैं। ऐसा क्यों हुआ सर? देखो ब्रजेश जी, जब नतीजे आए थे और नतीजे आने के बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ये कह रहे थे कि नीतीश जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, और ये बड़ा चर्चा थी जोर से। लेकिन ये नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। ये तो निश्चित था कि पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, और ये भी नहीं अंदाजा था कि सम्राट चौधरी जैसा चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर होगा। तो सम्राट चौधरी, उनके घर, उनके पिताजी का, उनकी माताजी का यदि पूरा रिकॉर्ड देखा जाए, और आज भी उन्होंने बड़ा मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि 2015 तक उनकी कोई विचारधारा नहीं थी। तो आप देखिए कि जो 2-2 मंत्रिमंडलों में सम्मिलित रहे हों, 95 से वो राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच आ चुके हों, उनकी 2015 तक कोई विचारधारा नहीं रही। और एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पगड़ी न उतारने की कसम खाई कि नीतीश जी जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा और मास्क भी नहीं हटाऊंगा। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के, जो बार बार कहे जा रहे हैं कि वहाँ की जनता जनार्दन का आदेश था या जो जनता कह रही थी, मैं इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो फैसले लेती है चौंकाने वाले लेती है। अधिकतर आप प्रदेशों में मुख्यमंत्री देखेंगे, वो भी सब चौंकाने वाले मुख्यमंत्री थे। तो ये जरूर है कि बिहार की राजनीति में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्रजेश जी देखिएगा कि देश के इतिहास में नहीं, मैं तो पूरे विश्व के इतिहास की बात कर रहा हूँ, कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिसे कभी पूर्ण बहुमत न मिला हो और वो लगातार 21 साल तक मुख्यमंत्री रहा। एक ऐसे व्यक्तित्व ने 10 बार शपथ ली जिसने कभी बहुमत का आंकड़ा छुआ ही नहीं। तो ये तो भाग्य मानेंगे इसको कि एक ऐसा लोकतांत्रिक गणित, एक ऐसा अंक ला करके खड़ा बिहार में जो अभी विधानसभा का चुनाव 2025 के अंतिम में हुआ था, हो ही नहीं सकता। इसमें क्या नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया था? ये बताया गया था जनता को कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और अब जब उनको रिप्लेस किया गया है, इसका संदेश क्या आम बिहारियों में गया है? नहीं, देखिए, जब वो राज्यसभा के लिए जा रहे थे तो उनके कार्यालय में ही देखा कितना तोड़फोड़ हुई, लोग सड़कों पे थे। और मैं तो बिहार के चुनाव में कई दिन रहा, मैंने तो देखा निश्चित तौर से वो चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर ही लड़ा गया और नीतीश जी को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ वोट दिया गया। तमाम इनके समर्थकों से जब हम लोग चर्चा करते थे तो सिर्फ एक ही बात निकल के आती थी। जब हम लोग बोलते थे कि यार ये लालू प्रसाद यादव जी के साथ चले गए तो समर्थक कहते थे तब भी वहाँ ठीक करके रखेंगे वो। मतलब उनको इतना अपने नेता पर भरोसा था कि यदि वहाँ भी वो जाएंगे, सरकार बना भी लेंगे, तब भी बिहार में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक ऐसा समर्थक समुदाय, एक ऐसा समर्थक का बड़ा अंक उनके साथ खड़ा हो, और ये मान के ही चलिए, मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें बिहार में मिली वो नीतीश जी के चेहरे के कारण ही मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जो कुछ भी हुआ,
तो अगर आपकी तमाम बात में सीटों मानूं पर तब तो ये चिराग जनादेश पासवान के को खड़ा साथ कर बहुत दिया बड़ा गया। अन्याय हो गया सर। नहीं, देखिए, जनादेश के साथ अन्याय और न्याय की बात तो वो पार्टी के लोग करेंगे, पार्टी के लोग कहेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई जनादेश ऐसा बिहार का नहीं था कि भारतीय वो जनता बोल रहे हैं, पार्टी का आपकी घिग्गी सम्राट बंधी हुई है। चौधरी जैसा देखिए, तो व्यक्तित्व एक पत्रकार कह रहा है, लेकिन आपकी घिग्गी बंधी हुई है त्रिपाठी जी। देखिए, अब बीच में रनिंग कमेंट्री ना देखिए, करो। देखिए, एक पत्रकार ने निष्पक्षता से सारी स्थिति बताई, अब आप उसमें बीच में रनिंग कमेंट्री कर रहे हो। जब बार बार पूछ रहा था तब घिग्गी बंदी थी आपकी। गठबंधन का एक धर्म है, अभी आवाज नहीं निकल रही, अब वो एक सहारा पा गए तो आप बोलने लगे। गठबंधन का एक धर्म। अब शांत रहिए, एक सेकंड सर रुक जाइए। मैं संजय वर्मा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार की राजधानी पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो आपको सम्राट चौधरी मुबारक हों। क्या बिहार ने इस परिवर्तन को किस प्रकार से महसूस किया और बिहार आम बिहारियों के बीच क्या संदेश गया? देखिए, ये परिवर्तन तो प्रदेश जी अनायास हुआ है, बीच में हुआ है। तो लोगों ने क्या महसूस किया इसमें तो थोड़ा वक्त लगेगा। अभी सम्राट चौधरी जी नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल राजभवन में 11 बजे शपथ लेंगे और फिर वो विधिवत बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मतलब कि जो नीतीश कुमार जी का जो 20 साल से चला आ रहा शासन है जी, उसका अंत हो चुका। अब इस अंत के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से जितनी धार्मिक प्रवचन देते रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी और नीतीश कुमार के जो है मतलब जो उनका जो मॉडल है उसी पर भारत चलेगी। के संविधान में मार्गदर्शक जैसी कोई शब्द नहीं है और ना कोई संवैधानिक अधिकार है और ना ऐसा कोई पद है। ये देखिए, नीतीश जी के लिए जो है ये जो है ना वो मन बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है और भाजपा की तो बल्ले बल्ले हो गई। अच्छा, और सबका छोड़िए, ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी कैसे हैं और आज वो कैसा महसूस कर रहे होंगे? भाई, प्रशांत किशोर जी ने चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी के बारे में जो खबरें चलाई थी जी, तो उनको लगा होगा कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य लगभग समाप्त कर दिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। प्रशांत किशोर ने जिन बिंदुओं को उठाया वही सम्राट चौधरी का प्लस पॉइंट बन गया। सर यही बीजेपी तो की क्वालिटी है जो उसको दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग बनाती है। सर हाथ पकड़ के कहा यही अब तुम्हारे मुख्यमंत्री, ये क्वालिटी है सर बीजेपी की। भाजपा बाहर से खुश हो सकती है सम्राट चौधरी के बनने के बाद, लेकिन अंदर से तो बहुत दुखी है, क्योंकि उनको जो है अपना एजेंडा धारी कोई नगपुरिया जो है कैंडिडेट पर्ची के माध्यम से नहीं निकल पाया। ये उनका मंसूबा था। जैसे अन्य राज्यों में जो भजन लाल शर्मा, रेखा गुप्ता और मोहन यादव को लाकर वो सीधे मुख्यमंत्री बनाया। भैया वर्मा जी बिहार अगर में जो बना मुख्यमंत्री देते, की बात करें, किसी को भी पर्ची मुख्यमंत्री बना देते, आज की डेट में बिहार में जेडीयू हो या बीजेपी, किसकी हैसियत थी कि वो अपोज कर लेता? अपोज कैसे कर लेगा? तो वही तो कह रहा हूं। मैं तो मानता हूं कि इसमें भी मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार की इसमें नैतिक जीत हुई है। नीतीश कुमार की नैतिक जीत हुई है, क्योंकि सम्राट चौधरी को पहले दिन से ही यह बात प्रचारित हो गई थी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा तभी मैं इस्तीफा दूंगा, अदरवाइज मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं तो सम्राट चौधरी की एक बात का बड़ा काबिलियत का फैन हूं सर। उन्होंने कहा जब तक ये पगड़ी उतरेगी नहीं, नीतीश कुमार को हटा के ही पगड़ी उतारूंगा, और अगले आदमी ने वो करके दिखा दिया। वो करके दिखा दिया। करेज सर, वो भी उन्हीं के आशीर्वाद से। करेक्ट।
उन्हीं के आशीर्वाद से। इसलिए कौशिक जी को पटना के चाहिए कि अंदर- अलग से माल्यार्पण करें। यानी ब्रजेश जी, जी पटना के अंदर जो आज नजारा देखा जी। वो दिखने लायक था। जहां जहां भी नीतीश सम्राट चौधरी गए, उनके साथ नीतीश कुमार भी थे, एक ही गाड़ी में। अमूमन ऐसा नहीं होता है। बिहार में कहा जाता है कि लव और कुश की जोड़ी है, तो पहले जो है लव और कुश का शासन था, और अब जो है कुश और लव का शासन है। सर, बस शपथ थोड़ा लेने सा दीजिए, हुआ उसके इधर बाद उधर का। देखिएगा गाड़ी अलग अलग होती है सर, वो बड़े मसले हो जाते हैं सर। गाड़ी तो बहुत अलग शुक्रिया होनी सर। ही है ब्रजेश जी, जी लेकिन भाजपा की कोई नैतिक जीत इसमें मुझको नहीं बहुत दिखाई शुक्रिया देता वर्मा है। जी, कृपया सर हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल लेडीज कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। फाइनली वीरेंद्र जी, आज नीतीश कुमार की विदाई हो गई, लेकिन जिनके खिलाफ पूरा कैंपेन डिजाइन किया गया था, उन्हीं सम्राट चौधरी को बीजेपी ने कहा यू आर द चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, देखिए एक संकल्प साकार हुआ। सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था, जो पगड़ी जिसको आप कहते हैं गांव में उसको मुरैठा कहते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मुरैठा तब खोलूंगा जब मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा लूंगा। संयोग बस मुरैठा पहले खुल गया और नीतीश कुमार बाद में हटे, बस अंतर इतने आया है। आज राजनीति ने करवट ली और अंबेडकर के जयंती के दिन बीजेपी ने अपना नया मुख्यमंत्री बिहार में कर दिया ऐलान। हिंदी भाषी इकलौता राज्य है बिहार, जहां आज तक कभी बीजेपी का कोई सीएम नहीं बन पाया था, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनके पास आज आई है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि क्या बिहार में जनता दल यूनाइटेड आगे और सरवाइव कर पाएगा? क्या उसका सूरज अब अस्ताचल की ओर है? क्या नीतीश कुमार का जो कैरियर है इसी राज्यसभा के साथ समाप्त हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। और नीतीश कुमार क्या बिहार में सिर्फ एक सेरिमोनियल नेता के तौर पर माने जाएंगे? जी वो उपलब्धि तो उनके पास बहुत है, लेकिन अब ये कोई नहीं कहेगा कि नीतीश सबके हैं। अब वो जमाना चला गया। जो नारा आया था, अब नीतीश सबके नहीं, अब एकांकी जीवन उनका रह जाएगा, और इस ओर उन्होंने कदम बढ़ा भी दिया है। जेडीयू पता अच्छा, नहीं आपको अगले क्या लगता है कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया होगा? अच्छा खासा लोगों ने मैंडेट दिया था, कंफर्टेबली सरकार चला रहे थे। दिल्ली पर उनका दबाव है ही, क्योंकि उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठीक ठाक पोजीशन पर हैं। मोदी सरकार वहाँ कोई बीजेपी बहुमत में नहीं है, इन सब के भरोसे ही सरकार चल रही है। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को पटना छोड़ना पड़ा? देखिए, नीतीश कुमार की जो अपनी पार्टी है उसमें उनको जिन नेताओं को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बड़ा नेता बनाया, वो सब बीजेपी से अंदर खाने मिलते नजर आए। कई बार उनको इसीलिए अदला बदली करनी पड़ी, कभी लालू के साथ गए फिर बीजेपी के साथ आए, तो उनको डर तो था और उनके ऊपर पलटू राम का आरोप भी लगा। तो एक कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा कारण एक उनके जो स्वास्थ्य का लोग हवाला देते रहे बार बार कि वो पता नहीं क्या क्या हरकत करने लगते हैं। ये सब बातें रही होंगी, लेकिन अब सियासत में कोई ना कोई बड़ी डील हुई होगी, क्योंकि उनका बेटा राजनीति में उतना सक्रिय नहीं है। कुछ डील हुई होगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हम लोगों को उसी समय आश्चर्य हुआ था जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया था। अमूमन कोई मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय किसी भी मंत्री को नहीं देता है, सम्राट चौधरी को दिया गया, तो ये लोगों को आवाज ये बात समझ में आ गई कि क्यों दिया गया था। इसके मतलब ये था कि तैयारी पहले से चल रही थी। वैसे सम्राट चौधरी के अलावा अगर आप देखें तो बिहार में बीजेपी के पास नेता कौन है? एक हैं गिरिराज सिंह, जो केंद्र में मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद अब उम्र दराज हो चुके हैं। शहनवाज खान मुसलमान हैं। हाँ, एक चूक हो गई, नितिन नबीन मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर उनको ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाए होते। तो वो पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे,
नितिन नवीन शायद सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बढ़िया पद अगर मुख्यमंत्री का होता है, जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि भाई राज्यसभा का पद ज़्यादा हम नहीं जा पाए, वहाँ इच्छा है, हो सकता है नितिन नवीन का भी जो है मन रहा हो आज। लेकिन यह है कि अच्छा, राज्यसभा का पद बहुत अच्छा होता है तो लोग सीएम को पद छोड़ देते हैं, तो वही है। वैसे बड़ी आश्चर्य की बात यह भी है जी कि सम्राट चौधरी जो है आरजेडी में रहे, लालू पार्टी में भी रहे, वहाँ विधायक बने हैं पहली बार, फिर वो जनता दल यूनाइटेड में भी रहे नीतीश कुमार वाली पार्टी में, फिर वो बीजेपी में आए और 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। सारी पार्टियों में सम्राट चौधरी रहे हैं, विराट अनुभव के साथ आए हैं। ये भी बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात। लेकिन ब्रजेश जी एक और बड़ी खबर बताऊं आपको कि अब बिहार में शायद शराबबंदी हट जाए, क्योंकि नीतीश के ऊपर यह इल्जाम लगता कि उन्होंने शराबबंदी खोल दी। अब नया मुख्यमंत्री आया है तो बीजेपी वहां शराबबंदी हटा सकती है। आप तो नया राजनीतिक विस्फोट कर रहे हैं वीरेन जी, ये खबर है, बात में तो दम है आपके। हाँ हैं? बहुत बड़ा। तो ये रेवेन्यू भी इससे बढ़ेगा और फिर नीतीश कुमार पर आरोप भी नहीं लगेगा जी। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? जी कंक्लूड करें जी। दो लाइनों की दो अलग अलग कविताएं हैं, सुनिएगा कि फूल तो मैंने बहुत देखा पर कमल जैसा कोई नहीं, और बिहार में मुख्यमंत्री बहुत आए पर नीतीश जैसा कोई नहीं। और दूसरी कविता है कि अरमान सारे आंसुओं में बह गए और देखे थे जो ख्वाब वो ख्वाब ही रह गए, और चाहत थी उनके साथ जीने की पर वो तो मेरे ही इश्क का कत्ल कर गए। अरे प्रशांत किशोर जी की कोई खबर है? ये वर्मा जी कौशिक जी को बताइए, ये लोग बड़े बेचैन हैं। अभी प्रशांत कुमार का बयान तो आया ही है, हाफी डेविड वाला मामला उन्होंने उछलवाया था, आज हाफी डेविड वाले मुख्यमंत्री भी बन गए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सैयद लारैब अकरम साहब भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हीरो वाजपेयी जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर आपकी पार्टी और आपका गठबंधन बिहार में चुनाव जीत कर आए, लेकिन जैसे ही आप कंफर्टेबल हुए आपने पहली फुर्सत में नीतीश कुमार को पटना छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं, ये सरासर गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग देख रहे हैं। कुछ लोग जिस चश्मे से जो देखना चाहते हैं वही देख रहे हैं। ये एनडीए का एक मजबूत गठबंधन है और जो चल रहा है, अब पहले नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा था, अब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चलेगा, बढ़िया चलेगा, बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। दोनों दल जो एनडीए के घटक है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल, दोनों मिलकर चलेंगे और ये दोनों इस पटरी के उस पर बिहार की रेल तेजी से दौड़ेगी। सर, आप कितना महीन ऑपरेशन करते हो, आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, अब अपनी ही सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए हैं सर। नीतीश कुमार जो बिहार में मुख्यमंत्री थे सर, वो अब वो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं सर। क्या ब्यूटीफुल ऑपरेशन आपने किया सर। नहीं सर, ये डिसिप्लिन है हमारे यहाँ का, ये एनडीए का डिसिप्लिन है। इसको लोग देखते अलग अलग नजरिए से, ये अनुशासन है और इस अनुशासन का सभी पालन करते हैं एनडीए में। किसी को किसी भी नजरिए से देखने की आजादी है लोकतंत्र में, पर अगर दो दल मिलकर चलते हैं और एक दूसरे को समझते हुए सत्ता को इधर से उधर करते हुए उस प्रदेश को विकास के पथ पर लगातार अग्रसर करते हुए चलते, तो मुझे लगता है ये समझदारी बहुत दलों में नहीं है। सैयद लारैब अकरम मेरे साथ जुड़े हुए, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका अकरम साहब। तो इस फैसले को आपने किस तरह से देखा कि नीतीश कुमार ने रिजाइन क्यों किया और सम्राट चौधरी को बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर क्यों कबूल किया? बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। और मैं आपको सबसे पहले आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बधाई देना चाहूँगा।
और आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर जिस तरह से एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को निर्वासन में भेजा गया है, निर्वासित किया गया है, ये बहुत दुखद है। ये दुखद है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, और समाजवादी धारा की जो राजनीति थी उसमें दक्षिण पंथ का जो इस तरह से कब्जा हुआ है, ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे। कोई भी जीता हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के होते, और उनको भी कोई दूसरी पार्टी यदि इस तरह से टेक ओवर करती तो ये बहुत शर्मनाक और बहुत ही दुखदाई बात होता। लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा गहरा प्रहार हुआ है ये, और ये बात भूला नहीं जा सकता है। और जिस तरह से ये आया राम गया राम हो रहा है, अजीमाबाद पटना को कहा गया, पटना का एक पुराना नाम है, और शायद अजीमाबादी बड़े लेखक पटना के हुए। उनकी एक लाइन है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया हूं। राज्यसभा भेजे गए, बताइए मुख्यमंत्री का मन होता है कि मैं पार्लियामेंट जाऊं? तमन्नाओं में बहलाया गया, उलझाया गया हूं, खिलौने पर देकर मुझे एक बात बहलाया आप गया। बताओ, मैं आपसे आया क्लैरिटी के साथ नहीं, लाया पूछना नहीं। चाहता हूं, नैतिक रूप से क्या मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को लेना चाहिए जब उनकी पार्टी गठबंधन में दूसरे पोजीशन पे आती है? बीजेपी के पास ज्यादा एमएलए हैं, तो बीजेपी को मौका क्यों ना मिले नेतृत्व करने का? नहीं 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 नहीं, ये तो बात बिल्कुल आपने एक बहुत अलग सी कर ली। भारतीय जनता पार्टी ये कह करके चुनाव लड़ रही है कि मुख्यमंत्री ये होंगे, ये कोट किया जा रहा है कि अगले 5 साल तक बिहार की बागडोर ये संभालेंगे, और 6 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। आप सुन लीजिए, इसमें मैं एक क्रोनोलॉजी समझाता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैंने आपके चैनल पे आपके सामने ये बात कही थी कि वो बहुत बुरी तरह से डिटोरिएट हो गए, उम्र का एक तगाजा है, वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो इसके बारे में उनको क्लैरिटी करनी चाहिए थी। दूसरी पार्टियों को, बिहार सरकार को बताना चाहिए था जनता के बारे में। बीच में चुनाव के वक्त इन्होंने सफेद झूठ बोला कि नहीं जी सब ठीक है, सब बेहतर है। अब क्या हो गया, उनके मुंह पर आपने उनका इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमिशन ने, अकरम साहब, क्या होता अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सम्राट चौधरी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ते? क्या होता? ब्रजेश जी, मैं एक छोटी सी बात पहले कह दूं। नीतीश कुमार का दुरुपयोग करके साजिशन उनके कंधे पर बंदूकें रखकर चलाई गई, 10-10 हजार रुपया उनसे बंटवाया गया आचार संहिता के दौरान। ये लूट बची, ये लोकतंत्र में लूट हुई। अब एक राजनीतिक सवाल का आप जवाब दें जनाब। सवाल यह है कि अगर सम्राट चौधरी एनडीए का चेहरा होते, नीतीश कुमार नहीं होते, क्या होता चुनाव में? चुनाव में जो होता वो भारतीय जनता पार्टी को भी पता थी, ये मुंह के बल गिरते, और नीतीश कुमार, और ये इसलिए भी गिरते क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही थी कि हम खजाना खाली अपने अकाउंट से कर दें। तो नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई, 10-10 हजार रुपए बांटे गए, आप इसके गवाह हैं। और नीतीश कुमार का ये यूज एंड थ्रो हुआ है। और नीतीश कुमार, अंतिम सवाल है सर आपसे। आपके नेता तेजस्वी यादव पर एक फेल्ड लीडर का इल्जाम लग रहा है। उनके नेतृत्व में 4 चुनाव हुए और चारों में मुंह के बल गिरे, जिसका जिक्र आप अभी भी कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हम कहां मुंह के बल गिरे? आपने कहा ना वो मुंह के बल गिरे, तो आपके ही शब्द को मैंने आपके पास फिट किया है। जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं, जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं। 25 से 30 सीट में तो आपको उंगली पर गिना दूं जहां 4-4, 2-2 हजार वोट से हमें डीएम के द्वारा हरवाया गया है। सर, डेमोक्रेसी धांधली की है। डेमोक्रेसी में सिर गिने जाते हैं। अब आप अगर इसको कहें, सिर गिने जाते हैं। अगर आप इसको, वोट प्रतिशत मायने नहीं रखता, सिर गिने जाते हैं। वो बात तो बिल्कुल है। तो हम कहा विधानसभा में घुसकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर तो बैठ नहीं गए कि भैया ठीक है हमें मैंडेट। सर, आपके लीडर पर इल्जाम है कि ही इज अ फेल्ड लीडर। नहीं नहीं नहीं, वो तो वक्त बताएगा। He is not, he is never failed leader. सर, 4 चुनाव हुए और चारों चुनाव में स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाला, आरजेडी को पतन की तरफ ले जा रहे हैं तेजस्वी यादव। वो एक नाकाम नेतृत्व हैं। नहीं नहीं नहीं, आप एक सेकंड बोल लेने दीजिए। आपने कह दिया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। नीतीश कुमार जी के सरकार में जब हमारा ये वादा था कि सांप्रदायिक शक्तियों को आप छोड़कर आएंगे तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे पास था, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, मैं मंत्रालय की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो एक नाकाम नेतृत्व है इनका।
हुजूर जो आप कह रहे हैं वो बात मैं ही कहूं, जरूरी तो नहीं है। मैं बोल ले रहा हूं, बस 1 मिनट अगर टाइम दे तो। सर आप 1 मिनट में बात कह दे रहा हूं। अभी मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल का फीता सर आप काटते बात हुए को दिख घुमा रहे हैं अकरम साहब, हमारे क्योंकि आप सवाल समझ गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव एक नाकाम नेता हैं। निश्चित तौर पर नहीं, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल भी नहीं, सरासर नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं के त्रिपाठी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। अभी तो मैं देख रहा हूं कि अकरम साहब की सिंपैथी आपके लिए जग गई, अचानक से फूट पड़ी है और काफी मोहब्बतें जग गई हैं। ये मोहब्बतें चुनाव के दौरान तो नहीं दिखी। देखिए ब्रजेश जी, जो लोग आज हम पर सवाल उठा रहे हैं वो अपने इतिहास को खंगाल लें। आपने देखा है किस तरीके से सत्ता परिवर्तन माननीय लालू प्रसाद के क्या राबड़ी देवी का चुनाव हुआ था और रातों रात उनको दूसरे दिन मुख्यमंत्री बना दिया। क्या वहां कोई काबिल नहीं था? हमने तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया है, हमने तो गठबंधन का धर्म निभाया है। हम तो जो एनडीए का गठबंधन जो बना था उसको नेता जो चुने गए थे वो जॉर्ज फर्नांडीज चुने गए थे, और ये एक लंबी कहानी है। और उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा लगभग 24-25 सम्राट चौधरी अगर विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा होते तो क्या होता नीतीश की जगह? देखिए क्या होना क्या नहीं, जब तक नीतीश कुमार वहां पे एक छत्र, मैं कह सकता हूं कि बिहार की जनता की महिलाओं, बिहार की अकलियत, बिहार की अति पिछड़ा, अति दलित जो जब तक है वहां पे माननीय नीतीश कुमार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और बिहार के हित में वो काम करते रहेंगे। आज भी अगर बिहार के हित में काम नहीं होगा तो माननीय नीतीश कुमार उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे निश्चित रूप से। धमकी दे रहे हो सर? बिल्कुल बिल्कुल धमकी दे रहे हो सर? वो तो जो अगले की शपथ भी नहीं हुई और आपने धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया। जी एनडीए का ये फरमान हुआ है कि डॉक्टर सुनील कौशिक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। जो भी फैसला होगा वो माननीय नीतीश कुमार उस पर नजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया। कौशिक जी, क्या जेडीयू की जो विरासत है, नीतीश कुमार की विरासत है, उनके बेटे का कोई भूमिका होगी? आज मैंने कई जगह खबरें पढ़ी कि वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा उनके बेटे नहीं होंगे। अब क्या भविष्य है जेडीयू का? आप मानते हैं कि अब धीरे धीरे उसका बीजेपी उस विरासत की सच्ची और सही वारिस है? देखिए ब्रजेश जी, कई बार नीतीश जी के रहते हुए भी ये आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, तोड़ना भी चाहती है। और कई बार देखा होगा आपने, 2 या 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने रातों रात हटाए जी। और इसलिए हटाए कि नीतीश जी का खुद आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और उनकी गोदी में जाके बैठने का प्रयास किया। शरद यादव अब नहीं है, लेकिन जब अंतिम समय था तो शरद यादव जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने भी ये बड़ा सहर्ष स्वीकार किया था कि नीतीश जी जो चाहेंगे वही बिहार में होगा, नीतीश जी जो कर रहे हैं वही हो रहा है। तो मैं ये मान के नहीं चलता कि उनके पुत्र राजनीति में उतरेंगे तो सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि बिहार के जेडीयू का एक कॉकस उनको लेकर के घूम रहा है। एक कॉकस, बड़ा कॉकस, मैं इसलिए शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि कुछ एक ऐसे नेता उनको साथ लेके चल रहे हैं कि वो हम जैसे चाहेंगे तैसे हम उनको चलाएंगे। ये मुझे नहीं लगता कि संभव है। उनको राजनीति की अभी इतनी समझ है जो नीतीश जी को थी। राजनीति की जो व्यवस्था वहाँ बिहार की राजनीति में है वो मैं नहीं समझ सकता कि उनके पुत्र उसका समायोजन ठीक से कर पाएंगे। आज भी अभी 10 मिनट पहले अनंत जी का एक बयान आया है, उनके विधायक अनंत कुमार जी, उन्होंने कहा जो भी नीतीश जी चाहेंगे दिल्ली से वही बिहार में होगा। तो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो नीतीश जी कहेंगे, नीतीश जी चाहेंगे वही होगा। लेकिन मैं बड़ा दावे के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पर कि अब नीतीश जी की भूमिका बहुत ज़्यादा बिहार की राजनीति में नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका कौशिक जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं संजय वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वर्मा जी, अब बिहार का भविष्य क्या होगा, नीतीश कुमार के बेटे का क्या होगा, और जेडीयू की जो राजनीतिक विरासत है और जो एक सेकुलर वोट जेडीयू को मिलते आए हैं, क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, और जेडीयू का आने वाले वक्त में क्या राजनीतिक वजूद रहेगा? देखिए, पिछली बार भी मैंने कहा था कि बिहार में एक भुंजा पार्टी है, तो आपने कहा था कि भुंजा पार्टी मीन्स क्या हुआ। आज मैं खोल देता हूं। भुंजा मतलब ये लाइचना वाला या कोई और भी होता है कुछ? लाइचना नहीं, मैं बता रहा हूं। भुंजा पार्टी का मतलब होता है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह
पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, ओके। जिनको जो है कौशिक जी ने छुप छुपा के कहा कि ये कौशिक ये जो है सो एक कॉकस है। तो इसमें एक ही चीज है कि हमें अरे तो गगरी उन्होंने बेचारे लूटा, डॉक्टर जेलों में कौशिक कहा तो क्यों था। फोड़ रहे हो? मुंजा पार्टी वाले 4 जिम्मेदार हैं। अरे भैया मैं खुलकर बोल रहा हूँ ब्रजेश जी, ये मुंजा पार्टी जो है ना, इनका जो कर्तव्य और जो कमाल है, इनका जो है शरीर जो है मतलब कि जनता दल यू में है और इनकी आत्मा भाजपा में है, और इनका जो प्राण है वो मोदी और शाह में बसता है। आपने पूछा नीतीश जी के साथ क्या हुआ? नीतीश जी के साथ वही हुआ जो भाजपा नहीं कर सकी 20 वर्षों तक, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाने सर मैं एक बात में कहूं, नीतीश कुमार के सफल साथ नहीं वही हुई। हुआ जो उन्होंने दूसरों के साथ किया। कर्म आपका पीछा करते कह हैं। सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को किनारा लगाया था, तो आपको याद होगा इनको अपनों ने ही किनारा लगाया। ये भाजपा के गोद में बैठे हुए मुंजा पार्टी, इन्होंने ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि नीतीश कुमार को आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। आगे की बात मैं कर लूं तो जो कल जो मंत्रिमंडल का ओथ होना है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि जनता दल यू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। जब से ये बात चली है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और उनको जो है काफी पोर्टफोलियो मिलेंगे, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि निशांत कुमार को कितना भी समझाने का कोशिश किया गया है वो विफल हैं। उनका साफ कहना है कि मैं पार्टी संचालित करने के लिए पार्टी का एक मामूली सदस्य के तौर पर पार्टी में वो काम तेजस्वी जैसा एक करता नाकाम रहूंगा। क्लब जो बना हुआ है नेतृत्व का, मुझे लगता है उसका हिस्सा न बन जाए कहीं। बहुत शुक्रिया। नहीं, नाकाम तो ब्रजेश जी नाकाम तो तब होंगे जब वो परीक्षा में बैठेंगे, और वो परीक्षा में बैठने से पहले ही जब निकल पड़ेंगे तो वो नाकाम या काम का क्या बहुत बात शुक्रिया है? सर वर्मा जी, मैं आपका सीधी बहुत सी बात शुक्रिया है। अदा करता हूँ और मैं अपने सभी अतिथियों सीधी बात का है। बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने इस राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बने और आप सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहन भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि दिल्ली से देहरादून का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बना है, ये किस तरह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आर्थिक परिदृश्य को और स्पीड को पूरी तरह बदलने वाला है। एक बेहद शानदार एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी और पूरा वीडियो, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से जाता है और कहाँ उतरता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।